नमस्कार साथियों, मेरा नाम योगेश सिंघल है और आज हम जानेंगे न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के बारे में। हम इस अधिनियम के बारे में विस्तार से चर्चा करने से पहले हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इस अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी। औद्योगिकरण के दौरान यह देखने में आया गया कि श्रमिकों का शोषण हो रहा है, उनके लिए पर्याप्त मजदूरी की दरें निर्धारित नहीं है, उनके लिए कार्य के समय निर्धारित नहीं है, उनके लिए पर्याप्त सुविधाओं की आवश्यक पूर्ति नहीं की जा रही है, जिससे उनके बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। इन्हीं समस्याओं को विश्व स्तर पर नोटिफाई किया गया था और इसकी समस्याओं को दूर करने के लिए और एक विश्व स्तर पर एक ऐसी समन्वयकारी प्रणाली बनाने के लिए हमने ILO या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्थान का गठन किया गया था। इसी ILO के द्वारा 1928 में 28वें कन्वेंशन को लागू किया गया था, जिसमें श्रमिकों को न्यूनतम वेतन की कार्यप्रणाली की दरें निर्धारित की गई थी। सामान्यतः इसमें 3 प्रकार की दरों की बात की गई थी, जिसमें निष्पक्ष मजदूरी, जीविका मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी मुख्य रूप से शामिल थे। आइए अब हम जानते हैं निष्पक्ष मजदूरी के बारे में। निष्पक्ष मजदूरी अर्थात वह मजदूरी की दरें जो किसी श्रमिक को उसकी कार्यकुशलता, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता या उसके अनुभव के साथ साथ उस उद्योग में प्रचलित मजदूरी के आधार पर सुनिश्चित की जाती हैं। अब हम जानेंगे जीविका मजदूरी के बारे में। अर्थात जीविका मजदूरी किसी श्रमिक और उसके परिवार के लिए सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए सुनिश्चित करने वाली राशि जो प्रदान की जाती है वो जीविका मजदूरी के तहत आती है। अब हम जानेंगे न्यूनतम मजदूरी के बारे में। न्यूनतम मजदूरी के प्रावधानों के बारे में हम आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इस कोर्स के अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि न्यूनतम वेतन अधिनियम को लागू करने के पीछे पृष्ठभूमि क्या थी, ILO के कौन से कन्वेंशन के द्वारा ये अधिनियम लागू किया गया था, इसके लिए किस समिति का गठन किया गया था। इसके साथ साथ हमें अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत हम इसकी प्रमुख परिभाषाओं को जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि न्यूनतम मजदूरी क्या होती है, कर्मचारी क्या होते हैं और समुचित सरकार का आशय क्या लिया जा सकता है। इसके साथ साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि मजदूरी की जो न्यूनतम दरें हैं उसका निर्धारण किस सरकार के द्वारा किया जाता है, कितने समय अंतराल में किया जाता है, क्या इनको महंगाई भत्ता प्रदान किया जाता है, अगर किया जाता है तो किस प्रकार का महंगाई भत्ता प्रदान किया जाता है। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि श्रमिकों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है और कितने समय अंतराल में महंगाई भत्ता निर्धारित किया जाता है, हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि जो श्रमिक हैं उनके लिए कार्य की समय अवधि कितनी है, इनके लिए ओवर टाइमिंग की दरें क्या नहीं दी जाती हैं, क्या ओवर टाइमिंग के लिए इनको अलग से भुगतान किया जाता है या उसी राशि से भुगतान किया जाता है। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि इनका वेतन है वो सीधे खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि निरीक्षकों के कर्तव्य क्या क्या हैं और निरीक्षक कौन कौन हैं और वो कौन कौन से संस्थानों में प्रवेश कर सकेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इस अर्धन्यायिक प्रकृति के कार्यों के संदर्भ में कोई भी व्यक्ति या कर्मचारी कितने महीनों के भीतर दावा प्रस्तुत कर सकता है, इसके संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी कौन होगा, अपीली प्राधिकारी कौन होगा, हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि क्षतिपूर्ति की राशि कितनी होगी और इन दोनों के बीच का अंतर का भुगतान किसके द्वारा दिया जा सकेगा। हम ये भी जानेंगे कि इस अधिनियम के अंतर्गत दंडिक प्रावधान क्या हैं, किसी नियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड की व्यवस्था क्या की गई है और कोई भी रजिस्टर अभिलेख मेंटेन न करने पर क्या सजा के प्रावधान किए गए हैं। चलो आइए अब हम जानते हैं इस प्रावधान के अंतर्गत जो प्रमुख परिभाषा हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा हम अगली स्लाइड में करेंगे। यह प्रशिक्षण 7 मुख्य मॉड्यूल्स में विभाजित है। भारतीय पृष्ठभूमि, अधिनियम के प्रावधान, मजदूरी की न्यूनतम दरों का नियत किया जाना, अन्य प्रावधान, निरीक्षकों के कर्तव्य, अर्धन्यायिक प्रकृति के कार्य, दांडिक प्रावधान। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस संदर्भ में भारत में क्या क्या पृष्ठभूमि रही इसकी और क्या नियम लागू किए गए, इसके बारे में भी जानेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्थान की पृष्ठभूमि के संदर्भ में ही हमने 1946 में बोर समिति का गठन किया गया था
और इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर 1948 में न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 पारित किया गया था। इस मॉड्यूल से हमने क्या सीखा? इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का मकसद श्रमिकों को शोषण से बचाना है और इसमें न्यूनतम, निष्पक्ष और जीवन यापन लायक 3 तरह की मजदूरी पर ध्यान दिया गया है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। आइए साथियों, अब हम अधिनियम के प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस अधिनियम में प्रयुक्त होने वाली बार बार प्रयुक्त होने वाली शब्दावलियों की परिभाषाओं से हम अवगत होंगे। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि न्यूनतम मजदूरी क्या होती है। तो वह मजदूरी या मूल्य सीमा जिससे नीचे कोई भी श्रमिक अपना श्रम नहीं बेच सकता है, वह न्यूनतम मजदूरी कहलाती है। अब हम जानेंगे कि न्यूनतम मजदूरी एक्चुअली में मजदूरी होती क्या है। तो मजदूरी या वेतन में वे सारे मेहनताने शामिल हैं जो रुपयों में अभिव्यक्त किए जाते हैं। इनमें मकान किराया भत्ता भी शामिल है, परंतु इसमें श्रमिकों को कार्यस्थल पर दी जाने वाली सुविधाओं पर आने वाले खर्च शामिल नहीं है, जैसे प्रकाश, पानी, चिकित्सा सुविधा, मकान आदि में खर्च होने वाले खर्चे इसमें शामिल नहीं होते हैं। अब हम जानेंगे इसमें कि बार बार प्रयोग होने वाली समुचित सरकार क्या है, इसका उपयोग क्या है और इसका अर्थ कब कब कहाँ लिया जाना चाहिए। इसमें हम जानेंगे केंद्रीय सरकार या रेल प्रशासन या इनमें से किसी के प्राधिकार के अधीन चलाए गए किसी अनुसूचित नियोजन के संबंध में या खान, तेल क्षेत्र, महापत्तन या केंद्रीय अधिनियम के द्वारा कोई गठित निगम में नियोजित श्रमिकों के संदर्भ में उपयोग शब्द समुचित सरकार केंद्रीय सरकार होगी। इसके साथ साथ किसी अन्य अनुसूचित नियोजन के संबंध में समुचित सरकार राज्य सरकार होगी। अब हम जानेंगे कर्मचारी के बारे में। किसी भी अधिसूचित नियोजन में कार्यरत कोई भी श्रमिक कर्मचारी के रूप में मान्य होगा। इस मॉड्यूल से हमने क्या सीखा? हमने इस कोर्स से ये सीखा कि इस मॉड्यूल में हमने जाना कि न्यूनतम मजदूरी वह मूल्य सीमा है जिसके नीचे कर्मचारी अपना श्रम नहीं बेच सकते। धारा 2AH के तहत मजदूरी या वेतन में वे सारे मेहनताने शामिल होते हैं जो रुपयों में अभिव्यक्त किए जा सकते हैं, लेकिन मकान किराया भत्ता इसमें शामिल है, जबकि प्रकाश, पानी, चिकित्सा और अन्य सुविधाएं इसमें नहीं आती। समुचित सरकार का मतलब केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार हो सकता है। यह उस नियोजन पर निर्भर करता है जिसमें यह लागू हो। कर्मचारी किसी भी अनुसूचित नियोजन में कार्यरत व्यक्ति को कहा जाता है जो श्रमिक के रूप में कार्य कर रहा होता है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। अब आगे हम जानेंगे मजदूरी की न्यूनतम दरों का नियत किया जाना। इसमें हम जानेंगे जो न्यूनतम दरें हैं उनको किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, कितने समय अंतराल में निर्धारित किया जाता है, इसमें किस प्रकार से महंगाई भत्ता प्रदान किया जाता है। इसके साथ साथ इसमें मजदूरों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रथम हम जानेंगे कि इसमें मजदूरी की दरें किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो किसी खान, रेल, महापत्तन और निगम के संदर्भ में अगर कोई कर्मचारी या श्रमिक नियोजित है तो उसके संदर्भ में समुचित सरकार केंद्रीय सरकार के द्वारा मजदूरी की दरें निर्धारित की जाएंगी, और अन्य प्रतिष्ठानों में या संस्थानों में जो अधिसूचित हैं उनमें राज्य सरकार के द्वारा मजदूरी की दरें निर्धारित की जाती हैं। इसके साथ साथ अब हम ये जानेंगे कि कितने समय अंतराल में न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित की जाती हैं। तो प्रत्येक 5 वर्ष में न्यूनतम वेतन की दरों को पुनरीक्षित किया जाता है। इसके साथ साथ प्रत्येक 6 माह की अवधि में परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में भी वृद्धि की जाती है। सामान्यतः यह 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें निर्धारित होती हैं। इसके साथ साथ न्यूनतम वेतन की दरों को निर्धारित करने के लिए कर्मचारियों या श्रमिकों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जिसमें कुशल, अर्धकुशल, अकुशल और उच्च कुशल के श्रमिक आते हैं। जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि अकुशल श्रमिक क्या होते हैं। ऐसे श्रमिक जो बिना प्रशिक्षण और शिक्षा के कार्य करते हैं अकुशल श्रमिक की श्रेणी में आते हैं। बात करेंगे अर्धकुशल श्रमिकों की। ऐसे श्रमिक जो काम करने के लिए जिन्हें विशिष्ट योग्यता और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है लेकिन ये सामान्य कार्य करने में सक्षम होते हैं, इनको अर्धकुशल की श्रमिकों की श्रेणी में रखा जाता है।
अब हम बात करेंगे कुशल श्रमिक। ऐसे श्रमिक जिन्हें विशेष काम के लिए कौशल, प्रशिक्षण और पर्याप्त ज्ञान होता है, वो कुशल श्रमिक की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करेंगे उच्च कौशल प्राप्त श्रमिक। ऐसे श्रमिक जिन्होंने तकनीकी ज्ञान होता है और तकनीकी ज्ञान के साथ साथ उसको कार्य करने में भी सक्षम होते हैं। सामान्यतः ये डिग्रीधारी या डिप्लोमाधारी होते हैं। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि न्यूनतम वेतन सरकार द्वारा तय किया जाता है, जो समय समय पर महंगाई और श्रमिक की योग्यता के आधार पर बदला जाता है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। आइए अब हम जानते हैं इस अधिनियम से जुड़े अन्य प्रावधानों के बारे में। इस अधिनियम में सबसे पहली बात यह है, विशेषता यह है कि ये अधिनियम संपूर्ण भारत में उन सभी अधिसूचित नियोजनों में लागू होता है जहां समुचित सरकार के द्वारा वो नोटिफाई किए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि ये संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों ही क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के संदर्भ में यह अधिनियम लागू होता है। यह अधिनियम में इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कार्य के घंटे भी निर्धारित किए गए हैं कि प्रति व्यक्ति या मजदूर को कितने घंटे अपने कार्यस्थल पर कार्य करना होता है। मध्य प्रदेश के नियम के अनुसार सामान्यतः किसी कार्य दिवस में 9 घंटे निर्धारित किए गए हैं। अब इसकी धारा 24 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक सप्ताह में श्रमिक को 1 दिन का अवकाश दिया जाएगा, जिससे उसको सामान्यतः रेस्ट करने और उसके पर्याप्त हेल्थ के लिए बहुत जरूरी प्रावधान है। इसके साथ साथ अब हम इसमें जानेंगे कि मजदूरी का भुगतान किस प्रकार से किया जाता है और कितनी समय अवधि में किया जाता है। श्रमिक सामान्यतः यह श्रमिकों की संख्या के आधार पर निर्धारित होता है। अगर किसी संस्थान में 1000 से कम श्रमिक कार्यरत हैं, तो ऐसे संस्थानों के द्वारा कार्य की अवधि समाप्त होने पर 7 दिवस के भीतर भुगतान किया जाएगा, और अगर किसी संस्थान में 1000 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं, तो कार्य की अवधि समाप्त होने पर उनको 10 दिवस के भीतर भुगतान किया जाएगा। इसके साथ साथ इसमें ओवर टाइम का भी निर्धारण किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति सामान्य कार्य घंटे से अधिक कार्य कर रहा है, तो उसको दोगुनी रेट से भुगतान किया जाएगा। मान लीजिए अगर कोई श्रमिक सुबह 10 बजे से 6 बजे तक का उसका वर्किंग आवर है, अगर वो उसके साथ साथ 8 बजे तक काम कर रहा है, तो उसके लिए 2 घंटे का भी हमको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। वो भी सामान्य जो मजदूरी दर है उससे दोगुनी दर से हमको भुगतान करना पड़ेगा। इसमें एक बात और निर्धारित की गई है कि एक्ट में सीधे ही लिखा गया है कि जो मजदूरी है उसका भुगतान सीधे खाते में ट्रांसफर किया जाएगा उस व्यक्ति को, जिससे किसी भी प्रकार की लीकेज की संभावना खत्म हो जाती है। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि न्यूनतम वेतन अधिनियम पूरे भारत में लागू है, चाहे श्रमिकों की संख्या कितनी भी हो, और इसमें काम के घंटे, भुगतान की समय सीमा और ओवर टाइम का भी साफ प्रावधान है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। आइए अब हम जानेंगे निरीक्षकों के कर्तव्यों के बारे में। इसके जानने से पहले हम जानेंगे कि निरीक्षक कौन होते हैं। तो समुचित सरकार समय समय पर निरीक्षकों को नोटिफाई करती है और उनके कार्य की सीमा भी निर्धारित करती है कि वो इस एरिया में या इस भौगोलिक सीमा में कार्य कर सकेंगे। प्रत्येक श्रमिक निरीक्षक को लिए ये कार्य का परिसर या उसके कार्य की सीमा निर्धारित की जाती है। ये जो श्रम निरीक्षक हैं, ये उस किसी भी अधिसूचित संस्थान में प्रवेश कर सकेंगे। वहाँ इस न्यूनतम वेतन से संबंधित रजिस्टर, कोई अभिलेख है, कोई सूचना है, उसके संदर्भ में उसकी मांग कर सकेंगे और उसकी परीक्षा भी कर सकेंगे, और उस परिसर में अंदर प्रवेश भी कर सकेंगे। जहाँ कोई व्यक्ति अगर कार्यरत है तो उससे पूछताछ कर सकेंगे, उसके बयान भी दर्ज कर सकेंगे। उसके संदर्भ में उससे हम जानेंगे कि उसको पर्याप्त वेतन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कितने समय घंटे कार्य कर रहा है, उसको उसमें महंगाई भत्ता मिल रहा है कि नहीं। इन सभी चीज़ों की परीक्षा करने के कर्तव्य श्रम निरीक्षक के निर्धारित किए गए हैं। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि श्रम निरीक्षक यह सुनिश्चित करते हैं कि नियोजक न्यूनतम वेतन अधिनियम का सही पालन करें, और इसके लिए वे दस्तावेज जांचने से लेकर श्रमिकों के बयान भी ले सकते हैं। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। आइए अब हम जानेंगे इस अधिनियम से जुड़े अर्धन्यायिक प्रकृति के कार्यों के बारे में। अधिसूचित संस्थान में कार्यरत कोई भी कर्मचारी न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने के 6 महीने के भीतर या विशेष परिस्थितियों में 1 वर्ष के भीतर अपना आवेदन किसी भी कार्यालय में या सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। सामान्यतः संभागीय कार्यालयों में सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रम आयुक्त होंगे और जिला कार्यालयों में श्रम पदाधिकारी होंगे, और ऐसे जिला कार्यालय जहां श्रम पदाधिकारी मौजूद नहीं है, वहाँ सहायक श्रम पदाधिकारी के प्रभार के रूप में उपस्थित हैं, तो उनके समक्ष भी कोई भी कर्मचारी अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। इस नियम के अंतर्गत वो सक्षम प्राधिकारी के रूप में मान्य होंगे।
अब अगर कोई भी कर्मचारी का समय पर निराकरण नहीं हो पाता है या वो उस निराकरण से संतुष्ट नहीं है, अपील कर सकता है और ये सामान्यतः अपीली प्राधिकारी सहायक श्रम आयुक्त या श्रम न्यायालय होगा। अब हम बात करेंगे किसी भी दावे का प्रस्तुतिकरण। जैसा कि हमने पहले बताया था, किसी भी दावे का प्रस्तुतिकरण 6 महीने के भीतर किया जाना चाहिए और विशेष परिस्थितियों में ये 1 वर्ष के भीतर भी किया जा सकेगा। अब हम जानेंगे क्षतिपूर्ति के बारे में कि क्षतिपूर्ति क्या होती है और ये इसमें कितनी राशि प्रदान की जा सकती है। जो सामान्यतः किसी संस्थान के द्वारा मजदूरी प्रदान की जा रही है और वास्तविक न्यूनतम मजदूरी है, उसके बीच की जो अंतर की राशि है वह क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रदान की जाती है और क्षतिपूर्ति की राशि अंतर की राशि के 10 गुना होगी। अब हम जानेंगे कि इस अधिनियम के अंतर्गत दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि क्षतिपूर्ति की राशि क्यों दी जाती है। ये सामान्यतः इसलिए दी जाती है कि कोई भी नियोजक समय पर उनको न्यूनतम मजदूरी प्रदान कर सके और जो नियत न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है वह प्रदान कर सके। अगर कोई भी नियोजक इस न्यूनतम मजदूरी दर प्रदान नहीं करता है, जुर्माना लगाया गया है नियोजक को और इसके साथ साथ श्रमिकों के कल्याण के लिए उसको एक सुविधा के लिए क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान की जा रही है। सामान्यतः क्षतिपूर्ति की राशि क्या होती है? तो क्षतिपूर्ति की राशि जो किसी भी नियोजक के द्वारा श्रमिक को दी गई राशि और जो वास्तविक मजदूरी दर है या जो निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर है उसके बीच की राशि क्षतिपूर्ति की राशि होती है और क्षतिपूर्ति की राशि हमेशा बीच का अंतर है उसके 10 गुना होगी। अब हम जानेंगे ये 10 गुना क्यों होगी। सामान्यतः श्रमिकों को उसके शोषण से बचाने के लिए और उसके कल्याण के लिए और इसके साथ साथ उसके बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति समय समय पर हो सके, इसके लिए ये राशि 10 गुना निर्धारित की जाती है। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि अगर किसी श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती तो वह 6 महीने के अंदर शिकायत कर सकता है और जरूरत पड़ी तो उसे नुकसान की भरपाई भी 10 गुना तक मिल सकती है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। आइए अब हम जानेंगे इस अधिनियम से जुड़े दांडिक प्रावधानों के बारे में कि किसी भी नियोजक या संस्थान पर क्या क्या दंड लगाए जा सकते हैं और उस पर क्या क्या जुर्माने की राशि निश्चित या निर्धारित की जा सकती है। हम ये जानेंगे कि प्रत्येक नियोजक का या संस्थान का ये कर्तव्य होता है कि वह अपने यहाँ पर रजिस्टर मेंटेन करे, अभिलेख मेंटेन करे न्यूनतम मजदूरी से संबंधित। अगर वो न्यूनतम मजदूरी से संबंधित कोई रजिस्टर, अभिलेख और सूचना प्रोवाइड नहीं कराता है या इससे संबंधित कोई अन्य अपराध करता है तो उस पर 500 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकेगा। अब हम जानेंगे कोई भी नियोजक या संस्थान किसी को समय पर मजदूरी नहीं देता है या न्यूनतम मजदूरी प्रोवाइड नहीं करता है या उसको सप्ताह में एक अवकाश नहीं देता है जो उसके हेल्थ और उसके पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालने के लिए आवश्यक होता है या फिर वो ओवर टाइम करवाता है और उसका भुगतान निर्धारित दरों के अनुसार नहीं करता है, तो उस पर भी दंड और जुर्माने दोनों की व्यवस्था की गई है। सामान्यतः इन प्रावधानों के, इन नियमों के और इन प्रावधानों के उल्लंघन पर 6 मास की सजा हो सकेगी या 500 रुपये का जुर्माना। इसके साथ साथ अगर किसी अन्य प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो ऐसे प्रकरण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकेंगे। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि अगर कोई नियोजक न्यूनतम मजदूरी या संबंधित नियमों का पालन नहीं करता तो उसे जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। इस कोर्स के अंतर्गत हमने जाना कि इस अधिनियम को लागू करने की पृष्ठभूमि क्या है, इस अधिनियम की प्रमुख परिभाषा क्या है, इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या हैं और इन कैसे श्रमिकों का अधिक से अधिक कल्याण हो सके इसके लिए क्या विशेषताएं इस अधिनियम की हैं। इसके साथ साथ हमने इसके दांडिक प्रावधान और इसके अर्ध न्यायिक प्रकृति के कार्यों के बारे में भी जाना। उम्मीद करते हैं कि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आपके ज्ञानवर्धन में सहायक सिद्ध होगा और इस जो प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी भी संलग्न की जा रही है जिसमें आप उत्तीर्ण अंक प्राप्त कर करके प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं जो आपकी उन्नति के लिए सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद, शुभकामनाएं। इस मॉड्यूल से हमने क्या सीखा? हमने इस कोर्स से ये सीखा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 श्रमिकों को शोषण से बचाने और उन्हें उचित वेतन दिलाने के लिए बनाया गया है। मजदूरी में कौन कौन से भत्ते शामिल होते हैं और किन्हें बाहर रखा गया है, यह साफ किया गया है।
न्यूनतम वेतन तय करने की प्रक्रिया और श्रमिकों की 4 श्रेणियां कैसे निर्धारित होती हैं, यह जाना। काम के घंटे, महंगाई भत्ता और भुगतान समय से जुड़े प्रावधानों को समझा। श्रम निरीक्षकों की जिम्मेदारी और निरीक्षण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिली। मजदूरी से जुड़ी शिकायत, क्षतिपूर्ति और अधिनियम उल्लंघन पर मिलने वाली सजा को जाना।